दीवार के मोड़ पर पहुंचकर वो एक बार फिर रुक गए। रहीम बख्श ने जांग कर दूसरी तरफ देखा और फिर नौलखा को इशारा करता हुआ दूसरी तरफ मुड़ गया। नौलखा कभी एहतियात से कदम उठाता उस तरफ मुड़ गया। उस तरफ तकरीबन 20 गज आगे गेट था, मगर वहां रोशनी का बंदोबस्त नहीं था। अगर कोई बंदोबस्त था भी तो बत्ती नहीं जलाई गई थी। वो भी गेट से चंद गज के फासले पर थे कि हवेली के पिछली तरफ से अचानक ही फायर की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। जिस तरफ से फायर की आवाज सुनाई दी थी उस तरफ दादू और भोला बख्श गए थे। गालिबन उन्हें देख लिया गया था और ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये पहली गोली किसने चलाई थी, दादू लेरा ने या मुखालिफ पार्टी के किसी आदमी ने। रहीम बख्श दौड़ता हुआ गेट के करीब पहुंच गया। नौलखा ने भी उसका साथ देने में ताखीर नहीं की थी। रहीम बख्श गेट पर चढ़ रहा था कि जेली दरवाजा खुला और एक आदमी चीखता हुआ बाहर निकला। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। वो रहीम बख्श की तरफ राइफल सीधी करना ही चाहता था कि नौलखा ने अपनी राइफल को नाल से पकड़कर लठ की तरह घुमाया। राइफल का बट उस शख्स की खोपड़ी पर लगा। वो शख्स चीखता हुआ ढेर हो गया। उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई। राइफल उसके हाथ से छूटकर गिर गई। अब हवेली में मुख्तलिफ सिमतों में फायरिंग हो रही थी। साफ जाहिर था कि दोनों पार्टियां टकरा गई थी। रहीम बख्श इस दौरान गेट के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन नौलखा इससे पहले ही जेली दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। दफादानी भारत की तरफ से शोला चमकते देखकर नौलखा बड़ी फुर्ती से जमीन पर गिर गया और ठीक उसी लम्हे सनसनाती हुई गोली उसके सर के ऊपर से गुजर गई। अगर एक लम्हे की भी तागीर हो जाती तो यह गोली नौलखा को हमेशा हमेशा के लिए ढेर कर देती। नौलखा ने उस तरफ देखा जहां से गोली चलाई गई थी। जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो बरामदे के एक सतून की आड़ में था। बरामदे में तारीकी थी। एक सतून के करीब हरकत महसूस करते ही नौलखा ने फायर कर दिया और खुद भी बड़ी फुर्ती से वहां से हट गया। उसके फौरन ही बाद बरामदे की तरफ से गोली चलाई गई थी, क्योंकि एक उसी जगह लगी थी जहां चंद सेकंड पहले नौलखा मौजूद था। नौलखा ने इधर उधर देखा। रहीम बख्श अब उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता बाईं तरफ एक लैंड क्रूजर खड़ी थी। नौलखा रेंगता उस गाड़ी के पीछे चला गया और गाड़ी की आड़ में रुककर एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। तकरीबन 10 गज आगे एक छोटा सा चबूतरा था। नौलखा उस चबूतरे की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि एक फायर हुआ। गोली से तकरीबन 3 फुट आगे जमीन पर लगी थी। नौलखा दोबारा गाड़ी की आड़ में दुबक गया। उस चबूतरे की तरफ देखते हुए सोच रहा था किधर वहां तक पहुंच जाए तो इमारत में दाखिल होना आसान हो जाएगा। 3-4 सिमतों से फायरिंग हो रही थी। उस फायरिंग से नौलखा को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि सवेली में कम अज कम 6 आदमी मौजूद थे और वो सब के सब फायरिंग कर रहे थे। दफादन दाईं तरफ से चीख की एक आवाज सुनाई दी। 6 में से एक आदमी या तो गोली लगने से खत्म हो गया था या जख्मी हुआ था। चंद सेकंड बाद ही एक और चीख सुनाई दी। नौलखा बरामदे की तरफ देखने लगा और कुछ ही देर बाद उसने एक साए को सतून की आड़ से निकलकर दूसरे सतून की तरफ दौड़ते देखकर ट्राइगर दबा दिया। फायर की आवाज के साथ ही बरामदे से एक चीख उभरी और नौलखा ने उस साए को गिरते हुए देख लिया था। वो लैंड क्रूजर की आड़ से निकलना ही चाहता था कि बरामदे की तरफ से फिर फायर हुआ। नौलखा एक बार फिर गाड़ी के पीछे दुबक गया। गोली विंड स्क्रीन का शीशा तोड़ती हुई निकल गई थी। इमारत के तवील बरामदे में लातादाद मेहराबें बनी हुई थी और कई सतून थे। एक आदमी तो नौलखा की गोली का निशाना बन गया था और दूसरा आप भी किसी सतून के पीछे मौजूद था। मुमकिन है उसके अलावा कोई और भी वहां मौजूद हो। हवेली में मौजूद आदमियों की तादाद के अंदाजे में भी नौलखा को गलती हो सकती थी। मुमकिन है वहां 6 से ज्यादा आदमी मौजूद हो। नौलखा ने बरामदे की तरफ देखा और फिर चबूतरे की तरफ देखने लगा। चबूतरे तक उसका पहुंचना बहुत जरूरी था। उसने राइफल को ऑटोमेटिक सेट पर किया हुआ था और बरामदे की तरफ गोलियां बरसाता हुए चबूतरे की तरफ दौड़ा। जवाब में बरामदे की तरफ से भी शदीद फायरिंग की गई, लेकिन नौलखा महफूज जगह पर पहुंच गया। बरामदे की तरफ से चलाई जाने वाली तमाम गोलियां लैंड क्रूजर में लगी। कम से कम 2 गोलियां गाड़ी की पेट्रोल टैंकी में लगी थी और एक जोरदार धमाका हुआ और लैंड क्रूजर के पर खचे उड़ गए। नौलखा चबूतरे की आड़ में पहुंच चुका था। वो वैसे ज्यादा सी नजरों से आकर उस गोले को देख रहा था जो ऊपर उठता जा रहा था। लैंड क्रूजर के कई टुकड़े भी हवा में उड़ते हुए नजर आए। नौलखा ये सोचकर ही कांप उठा था कि अगर वो गाड़ी के करीब मौजूद होता तो उसके जिस्म के टुकड़े भी इसी तरह चारों तरफ फिजा में बिखर जाते। वो दरअसल चबूतरा नहीं था बल्कि होल था जिसमें पानी भरा हुआ था। ये पानी गालिबन पौधों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। अगर पीने के लिए हौद होता तो हौद पर कोई ढकना होता। नौलखा हौद की आड़ से बरामदे की तरफ देखने लगा। यहाँ से बरामदा साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसे ये जानकर हैरत हुई कि वहां कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। बरामदे में कमरों की कितार थी जिनके वस में गालिबन ऊपर जाने के लिए धीमा था, जहां बहुत मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। गालिबन ऊपर किसी जगह बल्ब जल रहा था जिसकी बहुत मदम रोशनी नीचे भी पहुंच रही थी। नौलखा को समझने में देर ना लगी कि बरामदे में जो कोई भी था वो ऊपर जा चुका था। नौलखा ने एक लम्हा इंतजार किया, फिर हौज की आड़ से निकलकर दौड़ता हुआ बरामदे में आ गया और ठीक उसी वक्त एक आदमी किसी तरह से दौड़ता हुआ बरामदे में पहुंच गया। नौलखा ने राइफल तान दी, लेकिन उससे पहले कि ट्राइगर दबाता एक जानी पहचानी आवाज उसकी समाज से टकराई। वह नौलखा
गोली मत चलाना। वो रहीम बख्श था। बच गए वादा, नौलखा ने कहा। अगर तुम बोलते नहीं तो मैं तो गोली चला ही देता। बचाने वाला अल्लाह है, वादा नौलखा, रहीम बख्श ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें जलती हुई दाढ़ी की रोशनी में उधर आते हुए देख लिया था। इमारत की पिछली तरफ से फायरिंग की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। ऊपर चलो वादा नौलखा, रहीम बख्श ने कहा। ऊपर 2-3 आदमी है और मेरा ख्याल है लड़की भी ऊपर ही है। वो दोनों बड़े मुतात अंदाज में सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। एक दाईं तरफ की दीवार के साथ था और दूसरा बाईं तरफ। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो रुक गए। रहीम बख्श ने जान कर देखा, ऊपर एक रायदारी थी जो खाली थी। उसने नौलखा को इशारा किया, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। रहीम बख्श ने सरगोशी की। नौलखा राइबन संभाले रायदारी में दाईं तरफ घूम गया। उस तरफ 3 कमरे थे, तीनों दरवाजे बंद थे। एक कमरे से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। फायरिंग गालबन पिछली खिड़की से की जा रही थी। दफरन दरमियान वाले कमरे का दरवाजा खुला। एक आदमी बड़ी मुजरत में बाहर निकला। उसके हाथ में राइफल थी। नौलखा को देखकर वो चौंक गया। उसने राइफल सीधी करना चाहिए, लेकिन नौलखा उससे पहले ही ट्राइगर दबा चुका था। उसकी राइफल से निकलने वाली 2 गोलियां उसके सीने में पेवस्त हो गई और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। नौलखा दौड़ता हुआ दरवाजे में घुस गया। उस कमरे में 2 आदमी थे और वो दोनों पिछली तरफ की खिड़कियों में से फायरिंग कर रहे थे। वो दोनों तेजी से बुढ़े। उनमें से एक को तो नौलखा ने गोलियों से ठंडा कर दिया और दूसरे ने राइफल फेंक कर हाथ ऊपर उठा दिए। उसी कमरे में फर्श पर समीना भी रस्सियों से बंधी पड़ी थी। मैं आ गया हूं समीना बीबी, घबराओ नहीं, नौलखा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और फिर उस आदमी की तरफ रुख करके बोला, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। वो शख्स एक लम्हा जाया किए बगैर दीवार की तरफ रुख करके खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ सर से ऊपर दीवार पर टिका दिए। तुम बलोच तो नहीं लगते, क्या नाम है तुम्हारा? नौलखा ने पूछा। मेरा नाम सलमान है, कराची का रहने वाला हूँ, यहाँ कोस्ट गार्ड में मुलाजिम हूँ, उस शख्स ने जवाब दिया। हूँ नहीं बल्कि थे, नौलखा ने कहा। चंद रोज पहले तुमने हम लोगों की तलाश में मुल्ला बशीर पानीगोरी के डेरे पर छापा मारा था और मुल्ला बशीर पानीगोरी ने तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया था। तुमने उसका इंतजाम लेने के लिए उसकी मेहमान औरत को अगवा कर लिया। तुम मुझे ज्यादा जानते हो कि बलोच लोग मेहमानों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त गोली मार दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें मुल्ला बशीर पानीगोरी के हवाले करूंगा। सजा तो तुम्हें वही देगा। बच तुम लोग भी नहीं सकोगे, सलमान ने कहा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, मैं तो अपनी ड्यूटी दे रहा था और ये मेरा फर्ज था, लेकिन मुल्ला पानीगोरी ने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मैं अपने अफीसरों पे ये साबित करना चाहता था कि मुल्ला के डेरे पर जाकर मैंने कोई गलती नहीं की थी। तुम्हारी साथी को मैंने इसी अगवा किया था कि इसे सबूत के तौर पर सुबह अपने अफसरों के सामने पेश कर सकूं, लेकिन मुल्ला पानीगोरी के आदमी बड़ी जल्दी यहाँ तक पहुंच गए। तुमने मुल्ला के जिस आदमी को अपने साथ मिलाया था वो देखने में तो बहुत जीदार लगता था, लेकिन बड़ा धोखेबाज निकला। 2 आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने सब कुछ चुगल दिया कि लड़की को उठाकर कौन लोग ले गए हैं और उसे कहाँ रखा गया है, और इसीलिए हम लोगों को यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन तुम्हारे यहाँ के साथी भी बड़े ढीले निकले, 4 मिनट में ही मुकाबला खत्म कर दिया। वैसे ये मुर्शिद कौन है? मुर्शिद इस इलाके में मुल्ला बशीर पानीगोरी का सबसे बड़ा अरीफ है, सलमान ने कहा। वो मुल्ला बशीर पानीगोरी की तरह इतना ज्यादा ताकतवर नहीं, लेकिन मैं जानता था कि मुल्ला पानीगोरी के खिलाफ एक ऐसा आदमी है जो इस मामले में मेरा साथ दे सकता है। मैंने उसे बात की तो वो मेरा साथ देने को तैयार हो गया। सजाद से पहले भी मेरी दोस्ती थी। वो मुंबई के मस्तान दादा से भागा हुआ नहीं, बल्कि खास मकसद से मुल्ला बशीर पानीगोरी के गिरोह में दाखिल हुआ है। मैंने जब उससे कहा तो वो फौरन ही मेरे लिए काम करने को तैयार हो गया। उसने पहले ही रोज मुझे इतला दे दी कि तुम लोग मुल्ला पानीगोरी के डेरे पर मौजूद हो। हमने लड़की को अगवा करने का मंसूबा बनाया, लेकिन यह मंसूबा यहाँ पहुंचकर नाकाम हो गया। अगर सुबह तक मुझे मोहरत मिल जाती तो मुल्ला बशीर पानीगोरी के लिए कोई भी काम नहीं कर सकता था, लेकिन अब तुम्हारा जो अंजाम होगा उसका तुम सोच भी नहीं सकोगे, नौलखा ने कहा और समीना के करीब बैठ गया। समीना के मुंह में कपड़ा ठुमसा हुआ था, उसके हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे, पैर भी बंधे थे। नौलखा ने पहले उसके मुंह से कपड़ा निकाला, फिर उसके हाथ खोलने लगा। वो सलमान की तरफ से भी गाफिल नहीं था। समीना के हाथ खोलकर वो खड़ा हो गया। समीना अपने पैरों पर बंधी हुई रस्सी खुद खोलने लगी। समीना बीबी, ये राइफल उठा लो, अगर ये अपनी जगह से हरकत करे तो इसे गोली से कुटा देना, मैं अभी आ रहा हूँ। समीना ने फौरन फर्श पर पड़ी हुई राइफल उठाकर सलमान पर तान ली। नौलखा दरवाजे से निकलकर रायदारी में आ गया। इमारत की पिछली तरफ अब भी फायरिंग हो रही थी, लेकिन रायदारी सुनसान थी। नौलखा 2 कदम आगे बढ़ा था कि कमरे में रहीम बख्श एक आदमी को राइफल की दद पर लेकर रायदारी में आ गया। वाजा रहीम बख्श, नौलखा बोला। समीना मिल गई है और सलमान भी इसी कमरे में मौजूद है। ओह चलो जल्दी करो, रहीम बख्श बोला। वो दोबारा उसी कमरे में आ गए। समीना बड़ी अलर्ट सलमान को राइफल की दद पर लिए खड़ी थी। तुम जरा खिड़की पर चढ़ो ना वाजा, रहीम बख्श ने उस आदमी को धक्का दिया जिसे वो अपने साथ लाया था। वो आदमी चंद ने खौफजदा सी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसे रहीम बख्श के हुक्म की ताबील तो करना ही पड़ी थी।
वो खिड़की पर चढ़ गया और बुड़कर खौफजदा नजरों से रहीम बख्श की तरफ देखने लगा। छलांग लगा दो, रहीम बख्श ने कहा। समझो तुम्हें भागने का मौका मिल रहा है और इस मौके से फायदा उठा लो और छलांग लगा दो बाहर। मुझे माफ कर दो, वो शख्स कहलाया। छलांग लगा दो वरना। रहीम बख्श ने राइफल सीधी कर ली। उस शख्स ने एकदम बाहर छलांग लगा दी। उसकी चीज बड़ी खौफनाक थी। मोहनका को यकीन था कि अंधेरे में दूसरी मंजिल से छलांग लगाने के बाद उसकी एक आध हड्डी जरूर टूट गई होगी। वादा 9 लखा, रहीम बख्श ने कहा। इसके हाथ पीछे बांध दो और लेकर यहाँ से निकलो। 9 लखे ने राइफल समीना के हवाले की और रस्सी उठाकर सलमान के हाथ पुष्ट पर बांध दिए। 9 लखा धकेलता हुआ रहीम बख्श वगैरह के साथ कमरे से बाहर आ गया। फायरिंग बंद हो गई थी। नीचे कंपाउंड में आकर रहीम बख्श ने चीख कर अपने आदमी को मखसूस सिग्नल दिया। वो सब कंपाउंड में आ गए। तुर्बती जख्मी हुआ था। सलमान के 3 आदमी मारे गए थे और चंद फरार होने में कामयाब हो गए थे, जबकि वो खुद उनकी हिरासत में आ गया था। वो लोग हवेली से निकलकर तेज तेज कदम उठाते हुए हवेली की पिछली तरफ झाड़ियों में उस तरफ पहुंचे जहां उन्होंने जीप छोड़ी थी। इस वक्त दिन की रोशनी फैलने लगी थी, इसलिए रास्ते में चलने में दुश्वारी पेश नहीं आई। सलमान को जीप के फर्श पर ऊंधा लिटा दिया गया। दादू वगैरह आमने सामने की सीटों पर इस तरह बैठ गए कि उन चारों ने अपने पैर सलमान के जिस्म पर रखे हुए थे। समुन्ना अगली सीट पर 9 लखा के साथ बैठ गई। रात को उस तरफ आते हुए फासला तय करने में तकरीबन 2 घंटे लगे थे, लेकिन वापसी में सिर्फ 1.5 घंटा लगा था। हवेली का गेट मोहम्मद दीन ने खोला था। उसने बताया कि डी कोस्टा और शारिक अपने कमरे में सो रहे हैं और मुल्ला बशीर पानीकोरी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। बरामदे के सामने जीप रुकते ही 9 लखा और समीना उतर आए। वो दोनों उस कमरे की तरफ गए जिसमें शारिक और डी कोस्टा मौजूद थे। सलमान को एक और कमरे में ले जाया गया। रहीम बख्श और उसके साथ ही बरामदे में ही खड़े रह गए। 9 लखे ने दरवाजा खोदा तो उसकी नजर सामने कालीन पर लेटे हुए शारिक पर पड़ गई। वो जाग रहा था और उन्हें देखते ही वो उठकर बैठ गया। डी कोस्टा सो रहा था। समीना दौड़कर शारिक के पास पहुंच गई। वो दोनों एक दूसरे के हाथ बड़ी गर्मजोशी से पकड़कर दबाने लगे। ओह, तुम ठीक हो ना? हम तो परेशान हो गए थे। शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? सर पर ये पट्टी कैसी है? समीना बोली। जब तुम्हें अगवा किया गया तो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी और उसी वक्त मेरे सर पर किसी वजनी चीज से जोरदार जरब लगाई गई थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। शारिक ने कहा। ओह हाँ, मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी, समीना ने कहा। वी कोस्टा भी उनकी बातों की आवाज सुनकर उठ गया। उसे समीना को देखकर बड़ी हैरत थी। इन लोगों ने तो वाकई कमाल कर दिया, डी कोस्टा बोला। इतनी देर में तो किसी जानने वाले का पता मालूम करना भी मुश्किल होता है और ये लोग तुम्हें दुश्मन के कब्जे से छुड़ा कर ले आए। जब कोई काम करना होता है ना, फिर टामक डोई में वक्त जाया नहीं किया जाता, 9 लखे ने कहा। इनकी कार्रवाई पर मुझे भी हैरत है। कम से कम 3-4 आदमी मरे हैं इस कार्रवाई में और वो जो फसाद की जड़ था उसे जिंदा पकड़ कर ले आए हैं। वो कौन है? डी कोस्टा ने पूछा। सलमान, 9 लखे ने जवाब दिया। कोस्ट गार्ड का वही आदमी जिसके बारे में मैंने बीशुबे का इजहार किया था। उसने मुल्ला बशीर पानीकोरी से इंतकाम लेने के लिए ये हरकत की थी, लेकिन ये हरकत उसे बहुत महंगी पड़ी। अब मुल्ला बशीर पानीकोरी से जो सजा देगा वो भी काबिल अदीद होगी। और उसका क्या हुआ? सजाद का? शारिक ने पूछा। जिस पर भारी पत्थर बांधकर उसे समंदर में फेंक दिया गया था। अब तक तो उसका सारा गोश्त मछलियां खा चुकी होंगी, 9 लखे ने जवाब दिया। ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए, शारिक ने कहा। सजाद कौन है? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वही लंबा तिरंगा आदमी जो बाद में यहाँ आया था, शारिक ने जवाब दिया। सलमान ने उसके साथ मिलकर ये साजिश तैयार की थी, लेकिन 9 लखे ने उसे पकड़ दिया और रहीम बख्श ने उससे सब कुछ उगलवा लिया था। इसलिए तो ये लोग इतनी जल्दी तुम तक पहुंच गए थे। तकरीबन आधे घंटे बाद मोहम्मद दीन कैबा लेकर आ गया। उस वक्त सूरज तुलू हो रहा था और उन सब के सामने एक एक कप रख दिया गया। आप लोग चाय पिए, फिर वाजा पानीकोरी से नाश्ते पर मुलाकात होगी। मोहम्मद दीन कहते हुए बाहर निकल गया। वो लोग खामोशी से चाय पीने लगे। सुबह की पहली चाय बड़ी खुश जायका महसूस होती थी। चाय पीने के बाद शारिक अपनी जगह सूट करे खिड़की के सामने खड़ा हो गया। ये खिड़की मशरक की तरफ थी। उसी आगे हवेली की ऊंची दीवार थी, जिसकी वजह से धूप अभी तक खिड़की तक नहीं पहुंच पाई थी। अलबत्ता ऊपर की मंजिलों की दीवारों पर धूप चमक रही थी। 7:30 बजे के करीब मोहम्मद दीन दोबारा आ गया। नाश्ता तैयार है, आप लोग मुंह हाथ धोकर वाजा पानीकोरी के कमरे में आ जाइए, मोहम्मद दीन कहकर चला गया। वो लोग भी कमरे से निकल आए। मुंह हाथ धोए और जरूरियात से फारिग होने में आधा घंटा लग गया। और जब वो लोग मुल्ला बशीर पानीकोरी के कमरे में पहुंचे तो दस्तरख्वान बिछा हुआ था। बशीर पानीकोरी ने मुस्कुराती हुई निगाहों से उनका इस्तकबाल किया। थोड़ी देर में मोहम्मद दीन ने खाना लगा दिया। मैं नाश्ता करने के बाद शहर चला जाऊंगा, मुल्ला बशीर पानीकोरी ने नाश्ते के दौरान कहा। तुम लोग आज रात 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाओगे। रहीम बख्श और 3 आदमी तुम लोगों के साथ जाएंगे। यह लोग तुम्हें सून मियानी छोड़ देंगे। वहां से तुम लोग आसानी से कराची जा सकोगे।
रहीम बख्श तुम लोगों को सोनमियानी के पुलिस ऑफिसर से भी मिलवा देगा ताकि वहां से कराची जाने में तुम लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सोनमियानी तो हमारा अपना इलाका है, वहां में कौन परेशान करेगा, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। परेशानी अपनों ही से तो उठानी पड़ती है, पानीगोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। नाश्ते के थोड़ी देर बाद मुल्ला पानीगोरी रुखसत हो गया। रुखसत होने से पहले वो उन लोगों से इस तरह मिला था जैसे अपनों से बिछड़ रहा हो। रहीम बख्श भी उसके साथ ही चला गया था और हवेली में उनके साथ सिर्फ मोहम्मद दीन तय गया था। रहीम बख्श की वापसी मगरब से थोड़ी देर पहले हुई थी। उसके साथ 3 आदमी और भी थे, एक तो दादू ही था और 2 नए चेहरे। रहीम बख्श ने एक बड़ा सा सूटकेस शारिक के हवाले कर दिया। ये क्या है, शारिक ने पूछा। मुल्ला बशीर पानीगोरी ने तुम लोगों के लिए कुछ तहफ दिए हैं, खोल कर देख लो, रहीम बख्श ने जवाब दिया। समीना ने जल्दी से सूटकेस खोल लिया। उसमें 4 पैकेट रखे हुए थे और हर पैकेट पर नाम लिखा हुआ था। सामने अपने अपने नाम का पैकेट उठा लिया। समीना ने अपने नाम का पैकेट खोला तो उसमें कई सूटों का कपड़ा, 2 कीमती घड़ियां और कुछ और तहफ के अलावा हीरे के जुड़ाव वाला सोने का एक सेट भी था। ये सब कुछ देखकर समीना की आंखें चमक उठी। दूसरों के पैकेटों में जेवर के सेट के अलावा कपड़े, घड़ियां और कुछ चीजें भी थी। वो सब लोग ये तहफ देखकर बहुत हैरान हुए और खुश भी थे। रात 9 बजे वो लोग खाने से फारिग हो चुके थे। 10:30 बजे वो लोग मुन्ना बशीर पानीगोरी की लॉन्च पर सवार हो चुके थे। उस लॉन्च बारिशे के नीचे भी 3 कैबिन थे। लॉन्च का कंट्रोल रहीम बख्श के हाथ में था। वो लॉन्च को खाड़ी से निकालकर दहाने पर ले आया। लॉन्च का इंजन स्टार्ट था और रहीम बख्श बार बार किलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था। ठीक 11 बजे बाईं तरफ आसमान पर एक सब्ज रोशनी चमकती हुई नजर आई। यूं लगा था जैसे किसी ने आतिशबाजी का फेलियर छोड़ा हो। सब रोशनी का एक गोला सा था जो हवा में तैरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। यह मखसूस सिग्नल था। आसमान पर तैरती हुई सब्ज रोशनी मालूम होने से पहले ही रहीम बख्श लॉन्च को हरकत में ले आया। लॉन्च की तमाम बत्तियां बुझी हुई थी। वो पहले बहुत हल्की रफ्तार से चलती रही, फिर साहिल से तकरीबन 200 गज के पास पर पहुंचकर उसकी रफ्तार तेज हो गई। उसका रुख पाकिस्तान के साहिल की तरफ था। समीना और शारिक वगैरह अर्शे की रेलिंग के करीब खड़े मस्कत के साहिल की दूर होती हुई रोशनी को देख रहे थे। सोनमियानी के साहिल पर आने से पहले उन्हें कम से कम 1 घंटा समंदर में खड़ा रहना पड़ा था। रहीम बख्श बार बार घड़ी देख रहा था और फिर उसने लंगर उठा दिया। साहिल से तकरीबन 200 गज दूर पहुंचकर उसने लॉन्च एक बार फिर रोक ली। लंगर गिरा दिया गया। एक बड़ी कश्ती समंदर में उतार दी गई। रहीम बख्श ने अपना एक आदमी भी साथ ले लिया और शारिक वगैरह के साथ कश्ती में उतर गया। शारिक और उसके साथ ही खामोश बैठे वैरान साहिल की तरफ देख रहे थे। शमीना कुछ ज्यादा ही खौफजदा थी। रहीम बस कश्ती के अगले हिस्से में खड़ा था। उसके कंधे पर राइफल लटकी हुई थी और एक हाथ में टार्च थी। वो गहरी नजरों से तारीक साहिल की तरफ देख रहा था। दादू ने चप्पू संभाल रखे थे और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कश्ती को चला रहा था। दफादन साहिल पर दाईं तरफ तारीकी में रोशनी चमकते देखकर रहीम बख्श चौंक गया। रोशनी मखसूस अंदाज में जल बुझ रही थी। रहीम बख्श को समझने में देर न लगी कि टार्च से मखसूस सिग्नल दिया जा रहा था। उसने मुड़कर दादू को इशारा दिया। दादू ने तीसरी का रूप उसी तरफ मोड़ दिया जिस तरफ रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी। रोशनी गायब हो चुकी थी। रहीम बख्श ने साहिल की तरफ देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई टार्च से रोशनी के मखसूस सिग्नल दिए। जवाब में साहिल पर भी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ती रही और बिलाकर साहिल पर छोटी छोटी चट्टानों में पहुंचकर रुक गई। उम्र दराज, रहीम बख्श ने साहिल की तरफ रुक करके होले से आवाज दी। ठीक है, आ जाओ तुम लोग। सारी चट्टानों से जवाब में एक आवाज उभरी। उसके साथ ही टार्च की रोशनी भी चमक उठी। चलो उतरो, रहीम बख्श ने शारिक वगैरह की तरफ देखते हुए कहा और टार्च की रोशनी से उन्हें रास्ता दिखाने लगा। पहले शारिक एक पत्थर पर उतरा, फिर उसने सहारा देकर समीना को कश्ती से उतारा। उसके बाद डी कोस्टा उड़ाकर मैं 9 लक्का कश्ती से उतरा। बारी सूटकेस उसने उठा रखा था। दादू, रहीम बख्श ने दादू की तरफ देखते हुए कहा, तुम वापस जाओ और लॉन्च को मछली घाट पर ले जाओ। मैं सुबह आ जाऊंगा। अच्छा वाजा, खुदा हाफिज। दादू ने जवाब दी और कश्ती को वापस मोड़ने लगा। वो लोग कश्ती से उतरकर रहीम बख्श की रहनुमाई में पत्थरों पर फैलाते हुए साहिल पर आ गए। शारिक ने समीना को इशारा दे रखा था ताकि वो कहीं गिर ना जाए। एक आदमी अचानक ही एक बड़े पत्थर की आड़ से निकलकर सामने आ गया। वो दरमियाने कद का एक दुबला पतला सा आदमी था। उसने भी स्याह लिबास पहन रखा था और सर पर मखसूस रुमाल बंधा हुआ था। वो उम्र दराज सा उसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। तारीकी में वह समीना को पहचान नहीं सका कि वो मर्द है या औरत है। उसने समीना की तरफ भी हाथ बढ़ा दिया था, लेकिन जब समीना ने हाथ नहीं मिलाया तो वो टार्च जलाकर उसे देखने लगा। ओह माफ करना बीबी, वो नदामत भरे लहजे में बोला। मैं समझा था कि तुम भी इन लोगों की तरह मर्द हो। गाड़ी कहाँ है उमर दराज? रहीम बख्श ने पूछा। आगे खड़ी है, उन चट्टानों के पीछे, उमर दराज ने इशारा करते हुए बताया। वो लोग उमर दराज की रहनुमाई में चट्टानों के गिर्द चकराते हुए चलने लगे। इस वक्त उन चट्टानों की वजह से तारीकी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। अगर उमर दराज ने टार्च रोशन ना कर रखी होती तो उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता।
तकरीबन 15 मिनट बाद वो एक खुली जगह पर निकल आए। एक चट्टान के करीब एक पुरानी सी फोर्ड पिकअप खड़ी थी जिस पर स्याह कैनूस का वुड लगा हुआ था। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। अगला एपिसोड जल्द आएगा।